नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के कुछ प्रश्नों को हमने कराया था, आज उसी का अतिलघुत्तरी प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है अतिलघुत्तरी। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के अतिलघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कमरे का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। एक कमरे का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर है। यदि जो उसकी ऊंचाई है वो 4 मीटर है, ऊंचाई कितना है 4 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या होगा? तो कमरे का आयतन क्या होगा बताइए। तो कमरे का आयतन क्या होगा? देखिए कमरे का क्षेत्रफल, अच्छा बताइए आप लोग, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जो कमरे का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन अगर उसी क्षेत्रफल में हम अगर उसी क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो वो कमरे का आयतन हो जाता है। तो कमरे का आयतन होगा, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा। कमरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो कमरे का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद उसी में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कमरे का आयतन हो जाएगा। अब देखिए दिया है कमरे का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये दिया है लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है। लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है? 12 वर्ग मीटर। और ऊंचाई भी दिया है 4 मीटर। तो रख लीजिए इसी में सूत्र में, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना है? 12 है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 12 में 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48। 48 क्या है कि ये मीटर में दिया है, मीटर की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर की हो जाएगा। कमरे का आयतन क्या होगा? 48 मीटर क्यूब। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है 12 y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड क्या होगा बताइए। 12 y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड क्या होगा बताइए आप लोग। 12 y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, 12 y² माइनस वाई माइनस 1, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो y को हम दो ऐसी संख्याओं में हम विभाजित करेंगे जिसका गुणनखंड 12 हो जाए और जोड़ने पर -1 आ जाए। जिसका गुणनखंड 12 हो जाए और जोड़े पर -1 हो जाए। तो देखिए इसको हम इधर से गुणा करेंगे तो कितना होगा? हो जाएगा 12, 12 रहेगा। y को हम किन 4 गुणे 3 करेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 होगा। 4 गुणे 3 अगर हम करेंगे 12 होगा। और 4 -2 -4 -3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। इतना -12 होगा। और -4 में से 3 घटाएंगे हम, 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 होगा ना। तो यही -1, देखिए यहाँ -1 है, y के पहले -1 से गुणा है, y के पहले -1 से गुणा है, तो इसको इसी के रूप में लिखेंगे। लिखिए, यहाँ होगा 12 y² होगा, माइनस माइनस कितना होगा? 4,
वाई होगा, फिर उसके बाद प्लस 3y, वाई देखिए साथ में सब में रहेगा, -1 इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, ये 4 है, इसमें कितना कॉमन है देखिए, इसमें और दोनों में, इस पहले इसमें कॉमन लेंगे गुणनखंड निकालने के लिए, उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे। लीजिए यहाँ से कितना कॉमन है, 4y, देखिए 4y इसमें भी है, 4y इसमें भी है, तो यहाँ से 4y आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना कितना बचेगा, 4 तियाँ 12, मतलब 3y, वाई स्क्वायर तो एक y बचेगा, तो होगा 3y माइनस यहाँ कितना बचेगा, 4y ले लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से देखिए 1 है, यहाँ भी 1 होगा, तो 1 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद कितना बचेगा, 3y-1, देखिए यहाँ 3y-1 है, यहाँ 3y-1 है, तो इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए, 3y-1 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 4y+1, एक कोष्टक में कितना रहेगा, 4y+1, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका गुणनखंड कितना होगा, 3y-1 कोष्टक में 4y+1, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है log 2, कितना है, log 2 2 की पावर x+3 बराबर log 2 64, तो x का मान क्या होगा, है यही तो है प्रश्न, log 2 2 की पावर x+3 बराबर log 2 64, तो इसका मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा बताइए आप लोग, यक्स का मान क्या होगा। देखिए log 2 इधर भी है, इसका आधार log 2 इधर भी है, तो ये दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर के इसको तुलना करने पर ये बराबर मतलब बराबर है, तो इसको तुलना कर दीजिए, तो 2 की पावर x+3 बराबर 64 हो जाएगा। अगर इसको तुलना करेंगे तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x+3 बराबर 64 के हो जाएगा, कितने का होगा, 64 के, 2 की पावर x+3 बराबर 64 के हो जाएगा। तो 64 को हम क्या लिखेंगे, 64 को हम अगर 2 के रूप में, 2 आधार के रूप में लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6, हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 2 की पावर x+3 बराबर 2 की पावर 6 लिखेंगे हम, 2 की पावर 6। यहाँ देखिए आधार 2 है, यहाँ आधार 2 है, जब आधार सेम होता है तो घात भी सेम हो जाती है, जब आधार सेम होता है तो घात भी सेम हो जाती है, तो x+3 मतलब x+3 बराबर 6 हो जाएगा, कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, इधर 6 है, 3 इधर है, प्लस के रूप में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 6 में से 3 गया 3, कितना x का मान कितना होगा, x का मान 3 हो जाएगा, कितना होगा 3। चलिए दूसरा देखिए, चार नंबर है, यदि समुच्चय ए बराबर कितना है, 2 3 4 5 बराबर कितना है, इसको मझले कोष्टक में रहेगा, अगर समुच्चय है तो सब जितने भी अवयव होता है ये सब उसके अवयव होते हैं, क्या होते हैं, अवयव, ये भी अवयव है, यहाँ मझला कोष्टक रहेगा। बी बराबर कितना है, 4 5 6 8 है, 4 5 6 8 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए 2024 में, ये सब 2024 में पूछे गए हैं, इसके पहले वाला जो 3 क्वेश्चन बताया वो भी 2024 में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, एक एक कितने, एक जो अवयव है उसको लिखिए, 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा,
बी का लिख लीजिए। बी के कितने अवयव हैं? 4, 5, 6, 8 होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि वह संख्याएं जो दोनों में हो, वह संख्याएं जो दोनों में हो, मतलब वह कौन सी संख्या इसमें है जो ए में भी है, वह कौन सा अवयव है जो ए में भी है और बी में भी है। बताइए, देखिए कौन सा अवयव है? 2 है, 2 इधर नहीं है। 3 है, 3 इधर नहीं है। देखिए 3, 2 है नहीं है, 3 है, 3 भी नहीं है, 4 है, 4 भी है, 5 है, 5 भी है। देखिए 4 और 5 इधर भी है और इधर 4 भी, 5 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। क्या होगा? 4 और 5। देखिए 4, 5 यहाँ भी है और 4, 5 यहाँ भी है, तो यही ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा। कितना होगा? 4 और 5 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर है, संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बताइए, संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 2024 में देखिए पूछा गया है, 2024 में संख्या 2 से 20 तक विषम संख्या पूछा है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से नहीं करती है। विषम संख्या वह होती है जो 2 से नहीं करती है। देखिए 2 से 20 तक विषम संख्या बताइए। 3 होगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, उसके बाद क्या होगा? 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, क्या होगा? और 17 होगा और 19 होगा। 20 ही तक पूछा है, इतना होगा। देखिए अब इसका क्या है? समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है योगफल, योगफल बटे संख्या होती है। क्या होती है? योगफल बटे संख्या। इसका योगफल निकाल लीजिए, कितना होगा इसका योगफल? जोड़िए, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका योगफल निकालिए। बताइए, प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। देखिए कितनी संख्या है ऐसा बताइए। जोड़िए, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। संख्या कितनी है? 9 है। संख्याओं को जोड़कर, सभी संख्याओं को जोड़कर उसी में 9 से भाग दे दीजिए, वही समांतर माध्य हो जाएगा। जोड़ेंगे, जोड़िए, कितना होगा? कितना होगा बताइए? 5 3 8 7 15 15 9 24, 24 और 11, 24 11 कितना होगा? 35 होगा। 35 13, 35 प्लस 13 करिए, कितना होगा? 5 3 8, 3 1 4, 48 हो जाएगा। 48 और 15 करिए, 8 5 13 के 3, 4 1 5 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 63 हो, सॉरी, 8 5 13 3, 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा। 17 कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 7 3 10 के 0, 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। 80 में 19 जोड़ेंगे, कितना होगा? 99 हो जाएगा। कितना होगा? 99। मतलब 3 से 19 तक जो विषम संख्याएं हैं वो उसका मान क्या होगा? 99 होगा। और इसमें देखिए 9 से भाग देना है, क्योंकि 9 संख्या है, 9 से भाग देना है। तो दीजिए कितना होगा? इसका मान कितना होगा? 9 से 9, 9 1 के 9, 9 1 के 9, मतलब 11। इसका कितना हो जाएगा समांतर माध्य? 11 हो जाएगा। कितना होगा? 11 होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है 6 नंबर है। 6 नंबर है, ₹70,000, ₹70,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अभी 2024 में पूछा है, 2024 में भी पूछा है।
p बराबर कितना दिया है, ब्याज की दर 5 वर्षों, मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे दर होता है, गुणे समय होता है, क्या होता है, गुणे समय बटे 100 होगा, क्या होगा, 100 होगा। अब देखिए क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है बताइए। मूलधन दिया है 70,000 रुपये, मूलधन कितना दिया है, 70,000 रुपये। और क्या दिया है, दर दिया है, दर दिया है कितना, 12%, 12% दर दिया है। उसके बाद क्या दिया है, समय दिया है, समय बताइए, समय कितना दिया है, 5 वर्ष, कितना दिया है, 5 वर्ष। क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तो हमें रख लीजिए सब। मूलधन है 70,000, गुणे दर क्या है, 12% है, मतलब 12, गुणे समय कितना है, 5 वर्ष है, बटे 100 कर दीजिए। सॉल्व करिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12×5 = 60, मतलब 700 गुणे 60 होगा, 700 गुणे 60। इसमें 700 में 60 से गुणा करेंगे कितना होगा, 7×6 = 42, 42 कितना होगा, 1 2 3 3 शून्य, मतलब 42,000 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा 42,000 रुपये, कितना होगा, 42,000 रुपया होगा। चलिए दूसरा देखिए, 7 नंबर। 7 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। देखिए जो समकोण त्रिभुज की जो समकोण बनाने वाली भुजा होती है वो, उसको पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज देखिए यही है, मतलब उसकी एक भुजा 90 अंश का रहेगा, एक भुजा कितना अंश का रहेगा, 90 अंश का। ए बी सी, देखिए ये जो बी कोण है ये कितना है, 90 अंश की, यही है समकोण त्रिभुज। और इसमें कहा गया है कि जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान दिया है लंब, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, लंब, मतलब लंबाई, लंबाई लंब कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। और इस ये क्या है, ए बी और सी क्या है, आधार है, आधार कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बी सी क्या है, आधार है, क्या है, आधार। देखिए चाहे इसको मान ली, इसको चाहे 6 बना लीजिए, चाहे इसको 4 बना लीजिए, कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब गुणनफल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। ये जो है एक कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण। देखिए समकोण जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। देखिए ये आधार हो गया, ये लंब, लंब मतलब ऊंचाई, इसकी हाइट, हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो रख दीजिए इसी में 1/2 गुणे आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 24, 4 है, ऊंचाई कितनी है, 4 है, 2 से काटिए, 2 के 2, 2 तिहाई 6, 4 × 3 मतलब 3 × 4 होगा, कितना होगा, 3 × 4, इसको गुणा करिए, 4 तिहाई 12, 12 क्या होगा, देखिए अगर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमें मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आता है हमेशा, क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है या मीटर में आता है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है तो जो क्षेत्रफल होगा वो
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया है, 2024 में। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए दूसरा देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर है, यदि 9 या 12 व 16 का समानुपात में हो, मतलब 9 या 12 व 16 जो समानुपात में हो, तो यक्स का मान क्या होता है? समानुपात में जो भुजाएं होती हैं कितनी होती है? 4 होती हैं। मतलब जो उसमें तत्व होते हैं समानुपात में 4 होते हैं। इसमें देखिए, इसका जब समानुपात हम करेंगे, इसको समानुपात में लिखेंगे तो 9 अनुपाते यक्स समानुपाते 12 गुणे 16 हो जाएगा। सॉरी, ये जो होगा 12 अनुपाते 16 हो जाएगा, 12 अनुपाते 16 हो जाएगा। तो इसको लिखिए, इसका मतलब क्या हो? इसको कैसे लगाएंगे हम? मतलब बाह्य पद का गुणा, इसको दोनों को गुणा कराइए, उसके बाद इसको दोनों को गुणा कराइए, मतलब अंतः पद का गुणा कराइए। 9 गुणे 16 बराबर अंतः पद मतलब यक्स गुणे 12 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 9 गुणे 16 बटे 12 हो जाएगा। काटिए, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। मतलब यक्स बराबर क्या होगा? यक्स बराबर होगा 3 गुणे 4, मतलब कितना होगा? 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यक्स का मान क्या होगा? यक्स का मान क्या होगा? 12 होगा। चलिए दूसरा 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है, यक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बताइए, यक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 10 का गुणनखंड क्या होगा? देखिए यही है, यक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 10, इसका गुणनखंड क्या होगा? बताइए। अगर गुणनखंड अगर पूछता है तो बराबर 0 का हो जाता, मतलब इसका जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए, यहाँ 3 को, जो 10 है, 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिसको गुणा करने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। करिए आप लोग। देखिए, अगर हम 5 और 2 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा? 5 गुणे 2 करेंगे क्या होगा? 5 गुणे 2 करेंगे क्या होगा? 10 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखिए प्लस लाना है, यहाँ क्या लाना है? प्लस लाना है। प्लस लाना है तो पहले हम, मतलब जो बड़ी संख्या होगी इसमें उसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे, लेकिन जो छोटी संख्या होगी उसको माइनस के रूप में लिखेंगे। जो छोटी संख्या होगी उसको क्या लिखेंगे? माइनस के रूप में। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस 10 लाना है, तो यहाँ जो -2 होगा, 5 गुणे -2 बराबर -10 के हो जाएगा। उसके बाद 5 में माइनस, अगर माइनस हम 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? +3 होगा। देखिए ये संख्या बड़ी है ना, 5 वाली, 5 ये बड़ी है ना, तो इसको -2 मतलब घटाएंगे, -2 में कितनी होगी? +3 होगी। तो इसको रख दीजिए, गुणा करिए। यक्स स्क्वायर, देखिए प्लस है, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, +5 एक्स हो जाएगा। इसी को तोड़ना है, इसी को 3 एक्स को, इसको क्या लिखेंगे? 5 एक्स लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे? 2 एक्स लिखेंगे, -10 हो जाएगा। देखिए यही हम तोड़े हैं 3 एक्स को, इसी को हम अगर 5 में से 2 एक्स हम घटा देंगे, 5 में से 2 एक्स अगर हम घटा देंगे तो 3 ही एक्स आएगा ना। चलिए उसके बाद आगे देखिए। अब यहाँ देखिए क्या मान क्या है, यहाँ यक्स है, यहाँ भी 5 एक्स है, यक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या क्या मान लेंगे? यक्स लेंगे। तो यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर मतलब यक्स गुणे यक्स है,
मतलब 2 x है, तो इसमें से एक x कॉमन लेंगे कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस इसमें से x कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, कितना बचेगा 5। अब यहाँ देखिए -2x है और -10 है, देखिए -2 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए -2 भी मिलेगा, 5 गुणे 2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ भी -2 है, तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस निकाल दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 × 5 = 10, मतलब यहाँ 5 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद हल करिए, देखिए x+5 यहाँ है, x+5 यहाँ है, इसको एक कोष्टक में कर लीजिए, x+5 ये कोष्टक में, और x-2 एक कोष्टक में कर लीजिए, बराबर किसके 0 के हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, x+5 माइनस गुणे x-2, x+5 गुणे x-2, इसका यही गुणनखंड हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है 6 मीटर लंबाई 2 मीटर ऊंचाई, 6 मीटर लंबाई है जिसकी 2 मीटर ऊंचाई है एवं 15 सेंटीमीटर क्या है, मोटाई है, 15 सेंटीमीटर क्या है, मोटाई है, वाली दीवार का आयतन क्या होगा, वाली दीवार का आयतन क्या होगा, बताइए आप लोग। देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है कितना, 6 मीटर दिया है, कितना 6 मीटर दिया है, यहाँ क्या और दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दिया है। उसके बाद और क्या दिया है, मोटाई दिया है, मतलब ऊंचाई, ओ सॉरी, मोटाई मतलब चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये सब मीटर में है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 15 में 100 से भाग दे देंगे, मतलब कितना होगा, 0.15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.15 सेंटीमीटर। अब इसको, इसका आयतन क्या होगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन होता है, दीवार का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्या होता है, गुणे ऊंचाई होता है, इसी में रख दीजिए सब, लंबाई 6 है, गुणे ऊंचाई कितना है, चौड़ाई कितना है 0.15 है, गुणे ऊंचाई कितना है 2.5 है, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए कितना होगा, 0.15 में 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, मतलब इसका मान हो जाएगा 9, इसका मान कितना होगा, इस देख लीजिए, इधर देख लीजिए, गुणा कर दे रहे हैं हम, 0.15 गुणे 6, 6×5 = 30 के 0, 6 के 6 3 9, दो अंक पे दशमलव है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 0 कितना होगा 9 0 होगा, गुणे 2.5 है, इसको और गुणा करिए, 90 में सॉरी 0.90 गुणे 2.5 करेंगे कितना होगा, करिए आप लोग, कितना होगा बताइए, होगा 225, कितना होगा 2.25, कितना होगा 2.5, अब क्या है मीटर में दिया है तो ये मीटर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर क्यू, 2.5 मीटर, 2.25 मीटर क्यू हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए,
दूसरा है 9 सही 4/5, ये है क्या है, 9 सही 4/5 है। 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए, बताइए। इसमें किस संख्या से गुणन करें कि गुणनफल 42 हो जाए। देखिए इसको हम 9/5 को क्या लिख सकते हैं, 9/5 को 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49, क्या लिखेंगे 49/5 लिखेंगे। 9/5 को क्या लिखेंगे 49/5। अब इसमें कहा है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि 42 हो जाएगा। मान लीजिए हम 49/5 में यक्स से गुणा करते हैं, हम यक्स से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसका मान कितने किसके बराबर होगा, गुणनखंड मतलब इसके गुणनफल कितने कितना होगा 42 हो जाएगा। तो कर दीजिए गुणा, त्रिज्या का गुणा करिए, इसका गुणा इसमें इसके गुणा इसमें, मतलब 49 बराबर 42 × 5 हो जाएगा। 42 × 5, तो यक्स बराबर क्या होगा 42 × 5/49। 7×7 = 49, 7×6 = 42, 6×5 = 30। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 6×5 होगा, 6×5 = 30/7 होगा। 6 क्या होगा 30/7 हो जाएगा, 30/7, 11 नंबर। चलिए देखिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर है। देखिए 12 नंबर है कि बैंक में किस प्रकार की बैंक में किस प्रकार की खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता, बताइए। जो बैंक में है, अगर हम बैंक में अपना धन जमा करते हैं तो मतलब किस में जमा करेंगे, मतलब बचत खाते में जमा करेंगे कि चालू खाता में जमा करेंगे, किस में मतलब जमा करेंगे लेकिन हमें ब्याज नहीं मिलेगा, बताइए। देखिए जो चालू खाता होता है, क्या होता है चालू खाता होता है जो, उस पे हमें ब्याज नहीं मिलता है। देखिए चालू खाते पे हमें ब्याज, जो चालू खाता हमें उसमें ब्याज नहीं मिलता है, चालू खाते पे हमें ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन जो बचत खाता होता है उस पे हमें ब्याज मिलता है। बचत खाता जो होता है हमें उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन बचत खाते पर हमें अलग अलग बैंक द्वारा अलग अलग ब्याज दिया जाता है, मतलब अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग ब्याज दिया जाता है। जैसे जो ब्याज राशि है 2.5% से 4% के बीच देते हैं। जो अलग अलग बैंक होते हैं हमें बचत खाते पे जो अलग अलग बैंक होते हैं हमें वो 2.5% से 4% के बीच अपना जो ब्याज वो देते हैं। चलिए दूसरा देखिए। देखिए एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी, बताइए। बताइए आप लोग। देखिए इसमें दिया है कितने छात्र थे, पहले इसका एक सूत्र होता है, देखिए m1 × d1, m1 × d1, m1 × d1 बराबर होता है m2 × d2,
क्या होता है, m2 गुणे d2। यही सूत्र होता है, इसको आप लोग रट लीजिए। हम्म। अब दिया है एक छात्रावास में 300 छात्र थे, कितने मतलब कुल छात्रों की संख्या थी कितनी, टोटल छात्र। कुल छात्र कितने थे, 300 थे। अब कहा कि 15 दिनों मतलब D1 जो है, ए M1 का मान हो गया, M1 बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। अब कितना है कि 15 दिनों के लिए राशन उपलब्ध था, मतलब D1 मतलब डी मतलब डे, डी मतलब डे, डे मतलब कितना है, D1 मतलब 15 दिन है, 15 दिनों के लिए राशन उपलब्ध था। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए, अब देखिए टोटल छात्र कितने थे, 300 थे, 200 छात्र घर चले गए तो कितने छात्र बचेंगे। जब 200 छात्र घर चले गए तो कुल छात्र 300 था, तो अब जो छात्र बचेंगे, जो अब छात्र बचेंगे वो कितना होगा, M12 का मान होगा, M2 का मान कितना होगा, 300 माइनस 200 हो गया, मतलब 200 छात्र घर चले गए 300 में से, तो कितने छात्र बचेंगे, 100 छात्र बचेंगे। ये मतलब ये M2 का मान हो जाएगा, M2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी पे रख दीजिए, इसी पे रखिए। M1 का मान क्या है, 300 है, कुल हमें 300 था, मतलब कुल छात्र 300 थे। D1 का मान क्या है, D1 का मान 15 है, बराबर M2 का मान क्या है, 100 है, 100 रख दीजिए, गुणे D1 D2 D2 हमें देखिए कितने दिन चलेंगे, D2 का मान हमें नहीं पता है, तो D2 कर दीजिए। अब यहाँ से D2 बराबर क्या होगा बताइए, D2 बराबर हो जाएगा 300 गुणे 15 बटे 100 हो जाएगा, 300 गुणे 15 बटे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, कितना बचा, 3 गुणे 15 बचेगा, 15 तिया 45, कितना दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा। पहले देखिए जो 300 छात्र थे वो 15 दिन खाते थे, जो राशन था वो जो 300 छात्र अगर होते तो वो 15 दिन खाते, लेकिन अब 200 छात्र घर चले गए तो वही कितने बचे, 100 छात्र बचेंगे, तो जो 100 छात्र खाएंगे उस राशन को कितने दिन खाएंगे, 45 दिन खाएंगे, बचे हुए राशन को कितने दिन खाएंगे, 45 दिन खाएंगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है, दूसरा 14 नंबर है, 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, बताइए। इसमें दिया है P बराबर मतलब मूलधन जो दिया है, मूलधन का मतलब P होता है, यही कोष्टक में लिख लीजिए, मूलधन मतलब P बराबर कितना दिया है, 10,000, 10,000 रुपये। उसके बाद और क्या दिया है, दर दिया है, दर, दर कितना दिया है, 10%, दर कितना है, 10%। उसके बाद समय दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, समय 2 वर्ष कितना है। अब देखिए पहले साथ चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, पहले मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन मतलब ए बराबर होता है P1 प्लस R बटे 100 इंटू क्या पावर T होता है, पावर क्या होता है, T होता है। देखिए दिया है P बराबर कितना है, 10,000 है, 10,000 निकाल लीजिए, 10,000, उसके बाद 1 प्लस R का मान क्या है, 10 है, बटे 100, T का मान क्या है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, T का मान क्या है, 2 वर्ष है। उसके बाद निकालिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 एक 10 एक 11, मतलब 10,000 गुणे 10 एक 10 एक 11 बटे 10 हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर 2 है, मतलब 11 का गुणा 2 बार अपन 10 का गुणा 2 बार, यही हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो,
यहाँ कितना बचा, 100 बचेगा। यहाँ 121 में गुणा करेंगे, 11 गिरेंगे में 121, 121 में 100 से गुणा करेंगे हम, 121 में 100 से गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा 121। देखिए डबल जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लिख दीजिए। अब क्या आ जाएगा, ये मिश्रधन। मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा 12,100 रुपये। अब मूलधन कितना था, 10,000 था। तो हमें यस सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। मिश्रधन कितना है, देखिए यही मिश्रधन है। मिश्रधन है 12,100 रुपया माइनस जो मूलधन कितना है 10,000 है, 10,000 इसी में घटा दीजिए। 12,100 में से 10,000 घटाएंगे कितना होगा, 100 रुपया होगा। कितना होगा, 2100 रुपये होगा। ये क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन अभी पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, ओ साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज साधारण ब्याज, इसको दूसरे रंग से लिख दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा, दर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मतलब 10,000 गुणे दर कितना है, दर कितना है 10% गुणे समय कितना है 2 वर्ष है, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचा 1,000 बचा ना। 1,000 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2,000। ये क्या होगा, ये होगा साधारण ब्याज होगा। अब इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर ही पूछा है ना, अंतर निकाल लीजिए। अंतर होगा, अंतर होगा 2100 मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 2,000 है। इसमें से घटाइए कितना होगा, 100 रुपये होगा ना। कितना होगा 100 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 100 रुपये होगा। देखिए 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा है, समझ लीजिए एक बार फिर से। चलिए देखिए दूसरा नंबर है, दूसरा देखिए 15 नंबर। 15 नंबर यक्स स्क्वायर, ये है यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए माइनस 1 अपान ए इंटू यक्स प्लस 1 माइनस 1। व्यंजक का गुणनखंड क्या होगा, बताइए। इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा बताइए आप लोग। अभी गुणनखंड पूछ लिया, ये बराबर 0 के कर दीजिए, बताइए। देखिए यही पूछा ना, इसको आप देखिए हल करिए। यहाँ यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यक्स का गुणा देखिए इसमें है, इस दोनों में है। एक बार ए में करेंगे, एक बार 1 अपान ए में करेंगे। तो ए में करिए तो ए यक्स हो जाएगा। और इधर देखिए माइनस है, यहाँ माइनस का भी गुणा होगा और यक्स का भी गुणा होगा। इधर देखिए माइनस है, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस। और यहाँ कितना है 1 अपान ए गुणे यक्स करेंगे कितना होगा 1 अपान ए होगा यक्स, 1 अपान ए यक्स होगा माइनस 1 बराबर 0 के। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है बताइए। यक्स स्क्वायर माइनस ए यक्स, इसमें क्या कॉमन होगा और इसमें क्या कॉमन होगा। देखिए इसमें देखिए यक्स स्क्वायर है और माइनस ए यक्स है, तो यक्स निकाल लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ एक यक्स बचेगा, यक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा, एक यक्स बचेगा, यक्स लिख लीजिए, और माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ क्या है, यक्स बाहर निकालेंगे तो ए बचेगा, कितना बचेगा, ए बचेगा। उसके बाद प्लस है, प्लस यहाँ देखिए, एक बटे ए, एक बटे ए यक्स माइनस एक, इसको हम क्या लिख, अगर ए को हम क्या लिखेंगे, अगर एक बराबर हम ए बराबर हम ए बटे ए लिखेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा ना, इसको हम ए बटे ए लिख सकते हैं, इसको हम ए बटे ए लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बटे ए हो जाएगा, यही लिख दीजिए। मतलब हम यहाँ लिख दीजिए ए बटे ए, ए बटे ए लिख दे रहे हैं अपने समझ के लिए, आप लोगों के समझ के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से एक बटे ए देखिए इसमें भी है और एक बटे ए इसमें भी है, इसको कॉमन करिए, एक बटे ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, तो यहाँ यक्स लिख लीजिए, और माइनस 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 माइनस, यहाँ ए बटे ए है तो इसमें से एक बटे ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए हो जाएगा। देखिए ए एक्स माइनस ए और यक्स माइनस ए दोनों में है ना, इसको एक कोष्टक में कर लीजिए, यक्स माइनस ए और यहाँ यक्स प्लस वन अपान यक्स, वन अपान ए, यक्स प्लस वन अपान ए, एक कोष्टक में कर लीजिए, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, बराबर जीरो के बराबर कर दीजिए, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, देखिए इसमें वृत्त नहीं बना है, चित्र में ए बी वृत्त को पी बिंदु पर खींची गई है। चित्र में ए बी वृत्त को पी बिंदु पर खींची गई है, स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 80 अंश, कोण पी क्यू आर बराबर 80 अंश, तो कोण पी आर क्यू बराबर 30 अंश, तो कोण आर पी क्यू का मान क्या होगा बताइए। बताइए, देखिए चित्र दिया है, इसमें चित्र हम बना ले रहे हैं, पहले एक वृत्त बनाइए, ये वृत्त हो गया, इसको स्पर्श करते हुए इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा गई है, इसको स्पर्श करते हुए क्या गई है, एक रेखा गई है, उस रेखा का क्या नाम है, ए और बी है, ए और बी है, इस रेखा का क्या नाम है, ए और बी है। अब इसमें ये जो एक केंद्र है, एक केंद्र ओ है, केंद्र क्या है, ओ है, और दिया है ये तो चित्र है, ये चित्र दिया है, चित्र में ये चित्र में दिया है, क्यू पी होगा, ये क्या होगा, क्यू और पी होगा, क्यू और पी होगा, और यहाँ से ये क्या है, ये कौन सा है, इसका मान है ए आर है, ये 30 अंश है दिया है, और ए वाला जो दिया है कितना है, ये वाला 80 अंश दिया है, ये 80 अंश दिया है। आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू का मान क्या होगा, आर पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू पी आर दिया है, क्यू पी आर दिया है 80 अंश, आर पी क्यू, आर पी क्यू का मान पूछा, वही उल्टा पूछा है, जो दिया है वही पूछा है। अच्छा, आर पी बी का मान पूछा है, आर
पी बी मतलब इसका मान पूछा है, क्या है, आर पी बी है, आर पी बी है। तो इसका मान पूछा जो यही है आर पी बी, इसको देखिए जो यही वाला है इसी का मान पूछा है, इसी का मान पूछा, बताइए बताइए क्या कैसे होगा, लगाइए इसको। इसमें देखिए जो ए आर पी बी, जो आर पी, ये जो कोण है ए क्यू, जो ये कोण है ये पी क्यू आर के बराबर होगा। इस त्रिभुज में आर पी बी जो कोण है वो आर क्यू के बराबर होगा। लेकिन देखिए इसमें दिया है कि कोण पी कोण आर, कोण पी कोण आर कोण यू, इसको हम त्रिभुज में देखिए त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब कोण पी पूरा लिख लीजिए, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू आर पी, क्यू आर क्यू आर क्यू आर पी प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, इसका मान कितना होगा, 180 अंश के बराबर। कैसे बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। देखिए कोण इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है, कोण क्यू पी आर का, कोण क्यू पी आर का ये आर है, कोण पी क्यू आर का मान कितना दिया है, 80 दिया है, प्लस कोण क्यू आर पी का मान कितना दिया है, 30 दिया है, प्लस इसका मान देखिए, इसका मान कोण पी क्यू आर का मान कोण आर पी बी के बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मान मान लीजिए यक्स है, ये बराबर कितने का हो जाएगा, 180 अंश का। तो 8×3 = 11, मतलब यक्स 110 प्लस यक्स बराबर कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। यक्स बराबर कितना होगा, 180 माइनस 110 के होगा, तो यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर 70 का होगा। यक्स बराबर क्या माने हैं हम, कोण पी क्यू आर माने हैं, तो जो कोण पी क्यू आर का मान होगा वही कोण आर पी का, कोण आर पी बी का मान होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 70 अंश, कितना होगा, 70 अंश। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा समानुपात के बाह्य पदों के मध्य तथा मध्य पदों का गुणनफल स्पष्ट कीजिए। देखिए जो समांतर माध्य होता है, टाइम का अभाव है, जो देखिए समांतर ये समानुपात होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी, जो समानुपात समानुपात होता है, जैसे P अनुपाते Q समानुपाते, देखो हाँ, P अनुपाते Q समानुपाते R अनुपाते यस, जो ये यही समानुपात होता है। अब इसमें दिया है कि बाह्य पद हो, मतलब बाह्य पद मतलब P और यस, बाह्य पद मतलब P और यस, तथा मध्य पद, मध्य पद क्या है, Q और R है, मध्य पद क्या है, Q और R है, का जो गुणनफल होता है उसको स्पष्ट करने के लिए दिया। जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है समानुपात में। जैसे यहाँ हो जाएगा P गुणे यस, P गुणे यस बराबर Q गुणे R के, बस यही हमें करना था, P गुणे यस बराबर Q गुणे R के हो जाएगा। मतलब इसका जो समानुपात में जो बाह्य पद तथा मध्य पद के जो गुणनफल होते हैं वो बराबर होते हैं। चलिए दूसरा देखिए, 18 नंबर है, यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है। देखिए 6 साबुन बराबर का मूल्य कितना है, 24 रुपया है। तो 7 साबुन का मूल्य क्या होगा, पहले हमें एक साबुन का मूल्य निकालिए। एक साबुन कितना मूल्य होगा, एक साबुन का मूल्य
24/6 मतलब 6 के 6 चौक 24, जो होगा 4 रुपये होगा। क्या होगा? 4 रुपया होगा। तो 7 साबुन का मूल्य क्या होगा? 7 साबुन बराबर एक साबुन का मूल्य 4 रुपया, 7 साबुन का मूल्य 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 28 क्या रुपया हो जाएगा? 28 रुपया हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए। जहाँ ना समझ में आया उसको कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। देखिए अभी सूत्र लिखाए थे हम, m1 गुणे d1, m1 गुणे d1 बराबर होता है m2 गुणे d2, m1 गुणे d1 बराबर होता है m2 गुणे d2 होता है। अब देखिए दिया है 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। मतलब जो m1 का मान दिया है वो कितना है? 12 है। 10 दिन मतलब d1 का मान क्या है? d1 का मान है कितना है? 10 डे है। लेकिन उसी दीवार को 6 दिन में, मतलब d2 का मान देखिए यहाँ d2 का मान दे दिया है, कितना दिया है? 6 डे। कितने मजदूरों की आवश्यकता होती, मतलब m2 का मान पूछ लिया है। उसमें देखिए d1 का पूछा था, इसमें m2 का पूछ लिया है। m2 का हम मान लेते हैं m2 ही होगा। और इसमें लिख लीजिए m1 का मान कितना है? 12 है, गुणे d1 का मान 10 बराबर m2 का हमें नहीं मालूम है, m2 गुणे d2 मतलब 6 निकालिए। 6 एक के 6, 6 दूना 12, मतलब m2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। कितने मजदूर होंगे? 20 मजदूर। जो 20 मजदूर होंगे 6 दिन में उस दीवार को बना देंगे। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। अभी देखिए वही है पूछा है, 10 मजदूर m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। देखिए 10 मजदूर दिया, मतलब m2 बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। d1 मतलब 2 दिन दिया है, d1 मतलब 2 दिन दिया है। उसी काम को 2 मजदूर, मतलब आपकी देखिए m2 का मान दे दिया है और d2 का मान पूछा है, मतलब 2 मजदूर कितने दिन में? d1 मतलब नहीं पता है, काट दीजिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब जो d2 बराबर कितना होगा? 10 डे होगा। कितना होगा? 10 डे होगा। मतलब जो 2 मजदूर होंगे वो कितने दिनों में कर सकेंगे उस काम को? 10 दिन में। चलिए दूसरा देखिए। 21 नंबर है, 6 मजदूर एक काम 7 दिन में बना सकते हैं। 6 मजदूर एक काम या एक दीवार को 7 दिन में बना सकते हैं। 31 मजदूर उस दिन, मतलब उसे कितने दिन में बना सकते हैं? जो 21 मजदूर है। अब इसको भी देखिए, m1 गुणे d1, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। देखिए m1 का मान कितना है? 6 गुणे d1 का मान कितना है? 7 है। d1 का मान कितना है? 7 है। m2 का मान कितना है? 21 है। इसमें देखिए मजदूर का मान दिया है, इसमें कितने दिन, मतलब d2 मतलब नहीं पता है। d2 बराबर होगा कितना? 6 गुणे 7 गुणे 21, 6 सते 42, मतलब 42/21, 21 से 21, 21 दूना 42, मतलब d2 का मान क्या हो जाएगा? d2 का मान होगा 2, 2 क्या होगा? 2 दिन होगा। 2 दिन में, कितने दिन में? 2 दिन में। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए जो रेलगाड़ी है 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 120 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? 1 घंटे में 120/2 कितना करेगा? 60 किलोमीटर तय करेगी। कितना करेगी? 60 किलोमीटर तय करेगी। तो 5 घंटे में पूछा है, 5 घंटे में निकाल लीजिए।
5 घंटे में 60 गुणे 5, 6 पंचे 3, 300 किलोमीटर कितना करेगा तय? 300 किलोमीटर तय करेगी। चलिए दूसरा देखिए। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? 420 रुपये है। तो 12 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए 4 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 420 रुपये है। तो 1 किलोग्राम का निकालिए। 1 किलोग्राम का होगा 420/4, कितना होगा? ये रुपये में होगा। निकालिए कितना होगा? 4 1 के 4, 4 1 के 4, यहाँ बचेगा 0, 4 5 20, मतलब कितना हो जाएगा? 105 रुपया होगा। ये कितना है? 1 किलोग्राम का मूल्य। तो हमें 12 किलोग्राम का मूल्य पता करना है। तो 12 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 12 गुणे 105 होगा। कितना होगा? 12 गुणे 105 होगा। तो 12 पचे 60, इसको गुणा करिए। 12 पचे 60 का 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 12 शून्य शून्य, लेकिन 6 हासिल है, 6 हो जाएगा। 12 1 के 12, कितना हो जाएगा उसका मूल्य? 12 किलोग्राम का मूल्य 1260 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1260 रुपया। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 24 नंबर है, समानुपात किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। समा अभी बताएं इसके पहले, इसको आप लोग लगाइएगा। दूसरा देखिए। 25 नंबर है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा? ये है 7/20, इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? बताइए। इसका प्रतिशत रूप पूछा है, बताइए आप लोग। प्रतिशत अभी हम लोगों आप लोगों को बताए थे, अगर प्रतिशत रूप पूछे तो 100 से गुणा कर दिया जाए। अगर भिन्न रूप पूछेगा तो 1/100 में भाग दी 1/100 से गुणा किया जाएगा। इसका प्रतिशत रूप पूछा है, प्रतिशत रूप पूछा है तो 7/20 गुणे प्रतिशत रूप पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना होगा? 20 1 के 20, 20 पंचे 100, 7 मतलब 7 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर 7 पचे 35, क्या होगा? 35% होगा। इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? 7 पचे 35, मतलब 35% होगा। दूसरा देखिए। दूसरा 26 नंबर है, एक बेलनाकार खंभा जो है वो 7 मीटर ऊंचा है। एक बेलनाकार खंभा जो है 7 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास कितना है? जिसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा? बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है? आप लोग बताइए, बताइए जी, क्या होता है? देखिए बता रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बता रहे हैं, यही होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए दिया यहाँ जो वो शंकु का होता है 1/3 पाई आर एल होता है। इसमें देखिए जो दिया है खंभा 7 मीटर ऊंचा, मतलब ऊंचाई दिया है, यच का मान कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। व्यास दिया है, जिसका व्यास मतलब डी का मान दिया है, डी का मान कितना दिया है? 12। तो व्यास मतलब त्रिज्या का आधा होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब यहाँ डी बराबर हो जाएगा, ये आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12, मतलब आर बराबर क्या होगा? 6 होगा। आर बराबर क्या होगा? 6 होगा। अब इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर का मान क्या होगा? 2 है, 6 है आर का मान, तो 2 बार गुणा है, 6 गुणे 6। यच का मान क्या है? 7 है, 7 गुणा कर दिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, मतलब 22 गुणे 36 कितना होगा? बताइए आप लोग, करिए यहाँ गुणा।
छः दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 6 3 9 7, मतलब 792 होगा। कितना होगा? 792। 792 क्या होगा? 700 आयतन पूछा ना, तो आयतन होगा मीटर क्यू होगा। क्या होगा? मीटर क्यू। 792 मीटर क्यू। चलिए दूसरा देखिए। सत- 27 नंबर है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रा यदि छात्रावास में बंद करें? यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, बताइए। चलिए देखिए, एक छात्रावास में कितने छात्र हैं? 50 छात्र, मतलब जो दिया है, मतलब M1 छात्रों की संख्या मान लीजिए, जो छात्रों की संख्या है वो कितना दिया है? 50 है। कितना है? 50 है। 40 दिन, मतलब दिन कितना है? 40 दिन है। उसके बाद भोजन मतलब इतने दिन की भोजन सामग्री है। यह छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं, मतलब जो कुल छात्र अब होंगे वो कितना होंगे? देखिए 50 छात्र पहले थे, प्लस 30 छात्र और आ जाते हैं, मतलब 30 छात्र और आ जाते हैं, तो कितने छात्र हो जाएंगे? कुल 80 छात्र हो जाएंगे। कितने छात्र हो जाएंगे? 80 छात्र। अब देखिए पूछा है कि वह भोजन जो है अब कितने दिन में समाप्त होगा। पहले जो 50 छात्र थे वह 40 दिन में समाप्त हो जाता था, लेकिन अब 80 छात्र हो गए हैं, 30 छात्र और आ जाते हैं, 80 छात्र हो गए हैं, अब कितने दिनों में समाप्त होगा? लगाइए उसी से। M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, यही है सूत्र। M1 मतलब 50, इसको यही है M1। 50 गुणे D1 मतलब 40 दिन। कितना है? 40 दिन है। 40 बराबर M2 का मान क्या है? देखिए कुल छात्र आ गए, मतलब यही M2 का मान हो गया, 80 हो जाएगा, गुणे D2 वही दिन पूछा है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? D2 बराबर हो जाएगा 50 गुणे 40 बटे 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 40 से के 40, 40 दूना 80, 2 से 50 को काटेंगे हम, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। मतलब जो D2 होगा वो कितना होगा? 25 होगा। 25 डे। D2 बराबर कितना होगा? 25 दिन हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए आप लोग। दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? दो का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हम बताए थे, जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो उसका हमेशा मान 1 आता है। मतलब अगर दोनों संख्या दी हो, दो संख्या है, तो उसका जो गुणा करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? दो का होगा 1/2 हो जाएगा। कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। अगर पूछ ले यक्स का क्या होगा, तो 1/यक्स हो जाएगा। अगर पूछ ले A/B का क्या होगा, तो B/A हो जाएगा। अगर पूछ ले Z/X का क्या होगा, तो X/Z हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा पूछा है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अभी देखिए बताए हैं, 3/2 का क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। 3/2 का क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। दूसरा देखिए, 30 नंबर है, 10⁻⁻1 को परमीय संख्या के रूप में लिखिए। परमीय संख्या किसे कहते हैं, बताइए। परमीय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा हो, जो कितने मतलब क्या हो? P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, यही है परमीय संख्या। यही क्या है? परमीय संख्या। अब देखिए 10⁻⁻1 इसी को पूछा है, हम इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात देखिए -1 है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा? 10 हो जाएगा।
10 घात +1 हो जाएगा। क्या होगा? 10 घात +1। अब देखिए यही P/Q के रूप में है कि नहीं? P/Q के रूप में है ना, तो 1/2। इसका परिमेय संख्या क्या होगा? 1/10 होगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए पूछा है 10⁻² को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 10⁻² को इसको कैसे लिखेंगे? 1/, देखिए 10⁻² ऊपर है तो नीचे आएगा 10⁻² हो जाएगा। क्या होगा? 10⁻² हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, देखिए 12 गाय अथवा 8 भैंसे एक चारागाह की घास को 10 दिन में चर सकते हैं। तो 3 गाय, तो 3 गाय और 3 भैंसे कितने दिन में चरेंगे बताइए? चलिए इसको आप लोग बताइएगा। इसको आज छोड़ देते हैं, बस आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसके बाद कल से फिर इसी के क्रम में यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद।